तो बच्चों ये आप लोगों को इतना समझ में आ गया ना। ये अब मेन पॉइंट पे चलते हैं। अब तक तो कार्बन की संयोजकता बता रहे थे आप लोगों को, कार्बन क्या होता है इस पे चर्चा चला। अब हम आपको बता दें कार्बनिक यौगिक के बारे में। ये जो कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक के बारे में एक परिभाषा पिछले वीडियो के अंतर्गत हम बता चुके हैं। दूसरा परिभाषा ये वर्जिलियस ने कहा था कि कार्बनिक यौगिक वे सभी यौगिक होते हैं जो जीवधारियों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। जीवधारियों में ऐसी क्षमता होती है कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। वर्जिलियस के इस सिद्धांत को जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। जैव शक्ति सिद्धांत किसे कहते हैं भाई? जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत। देखिए जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है। जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है? तो जैव शक्ति सिद्धांत को पहली बात आप समझ नोट कर लीजिएगा कि जैव शक्ति सिद्धांत को किसने दिया था बच्चों? वर्जिलियस ने। जैव शक्ति सिद्धांत को किसने दिया था? वर्जिलियस ने दिया था। तो ये जैव शक्ति सिद्धांत किसका सिद्धांत है? वर्जिलियस का सिद्धांत है। वर्जिलियस ने क्या बताया कि ये जितने भी जीवधारी होते हैं जो यौगिकों को निष्कासित करते हैं, यौगिकों को बनाते हैं, उन सभी यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन आप ही सोचो बच्चों कि प्रयोगशाला के अंतर्गत सर्वप्रथम बनने वाला यौगिक NH2CO NH2 है। मतलब यूरिया कार्बनिक यौगिक में सर्वप्रथम यूरिया प्रयोगशाला के अंतर्गत बनाया गया था। प्रयोगशाला के अंतर्गत कौन कार्बनिक यौगिक बनाया गया था बच्चों? यूरिया बनाया गया था। तो यूरिया प्रयोगशाला के अंतर्गत सर्वप्रथम बनाया गया था। तो अब बताइए कि ये जीवों द्वारा भी उत्पन्न किया जाता है लेकिन प्रयोगशाला के अंतर्गत भी बन गया ना। तो अब इसका परिभाषा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा परिभाषा? कि वे सभी यौगिक, ये कार्बनिक यौगिक का मतलब वे सभी यौगिक, पहला परिभाषा हम बता दिए पहले वीडियो में कि वे सभी यौगिक जो काले रंग के होते हैं। अभी बताया वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत, इन्होंने भी कार्बनिक यौगिक को बताया और ये बताया कि वे सभी यौगिक जो जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जीवों द्वारा बनाए जाते हैं, उन सभी यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन अब कार्बनिक यौगिक का मतलब वे सभी यौगिक जिनमें C यानी कार्बन उपस्थित होता है, उन सभी यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। वे सभी यौगिक जिनमें C यानी कार्बन उपस्थित होता है, ऐसे यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। बच्चों ये कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। कार्बनिक यौगिकों की संख्या क्या है? बहुत अधिक है। कारण क्या है कि ये जो कार्बनिक यौगिक हैं इनकी श्रृंखलन होने की क्षमता बहुत अधिक होती है। श्रृंखलन का मतलब एक दूसरे से जुड़ने की क्षमता। ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं एक दूसरे से जुड़ने की क्षमता बहुत अधिक होता है, जिसके कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक होती है। तो कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी अधिक होती है कि कार्बनिक यौगिकों के आधार पर एगो किताब बन गया रसायन विज्ञान के अंतर्गत, जिसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन का मतलब क्या? विज्ञान की वह शाखा, किस विज्ञान की? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन कहलाता है बच्चों। ये जब कार्बनिक रसायन आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कार्बनिक रसायन का मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक रसायन का मतलब सबको समझ में आ गया ना? और ये जो कार्बनिक रसायन होता है बच्चों, ये कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बन और उसके बहुत सारे यौगिकों का अध्ययन करते हैं। आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में अधिकांश पदार्थ, हम 100% की बात नहीं कर रहे हैं, 100% की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अपने जीवन में ऐसे पदार्थ का भी प्रयोग करते हैं जो कार्बनिक नहीं है। जैसे जल ही जीवन है, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? नहीं सुने तो नए पे सुन लीजिए। जल ही जीवन है। क्यों? क्योंकि जल प्रत्येक जीवधारी के लिए आवश्यक है और वे अकार्बनिक है। नमक यूज करते हैं ना, जहर, नमक को जहर भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं हम आपको बताएंगे कि नमक का प्रयोग करते हैं हम लोग
तो नमक ये जो है ये भी अकार्बनिक है। तो जरूरी नहीं कि हम लोग 100% कार्बनिक यौगिकों का यूज करते हैं, लेकिन अधिकांश कार्बनिक यौगिक का यूज करते हैं। पोटैटो यूज करते हैं, स्वीट पोटैटो यूज करते हैं, कार्बनिक यौगिक किसमें पाया जाता है? जिसमें ग्लूकोज, जो हल्का सा मीठा लगा सब में ग्लूकोज पाया गया। चावल मीठा लगता है कि नहीं लगता? रोटी मीठा लगता है? मीठा का मतलब गुड़ जैसा मत समझ लीजिएगा। मीठा का मतलब वो खट्टा ना लगे, तीखा ना लगे, कड़वा ना लगे, तो हम कह सकते हैं कि वो मीठा लग रहा है। समझ रहे ना? कभी कभी ये भी कहते हैं कि पानी मीठा लग रहा है, बढ़िया पानी है ना, उसको कार्बनिक का समझने का भूल मत करिए, क्योंकि जल का अणुसूत्र H2O है। जल का अणुसूत्र क्या है? H2O है। इसमें कहीं ऑक्सीजन, अरे सॉरी, कार्बन दिख रहा है का? नहीं ना, ये कार्बनिक यौगिक थोड़े नहीं है, अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक का मतलब वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है। अकार्बनिक का मतलब वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है। ऐसे यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। समझ में आ गया ना? कार्बनिक यौगिक का मतलब सबको समझ में आ गया, और कार्बनिक का मतलब भी समझ में आ गया, और ये कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक क्यों होती है ये भी समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट बताते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंतर्गत अगला पॉइंट बताते हैं हम आप लोगों को कि ये जो कार्बन होता है, कार्बन यदि हाइड्रोजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है, यदि कार्बन हाइड्रोजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है तो बनाएगा CH4। जो CH4 है यह कार्बनिक यौगिक है, और ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिनमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन उपस्थित है। कार्बन के साथ साथ क्या उपस्थित है बच्चों? हाइड्रोजन है, CH4 है, C2H5OH है, ये सब कार्बनिक यौगिक है। लेकिन ऐसा कार्बनिक यौगिक हम लोग देख रहे हैं जिसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ऐसा यौगिक जिनमें कार्बन के साथ साथ क्या उपस्थित होता है? हाइड्रोजन। ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन कहेंगे बच्चों, हाइड्रोकार्बन। समझ में आया? हाइड्रोकार्बन है कि नहीं आया? हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया ना? वे सभी कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन उपस्थित होता है, तो ऐसे यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन का अगर वर्गीकरण देखा जाए बच्चों तो ये 2 प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है खुली श्रृंखला वाले यौगिक, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, और दूसरा होता है बंद श्रृंखला वाले यौगिक। कितने प्रकार का हो गया बच्चों? 2 प्रकार का हो गया। ये हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का हो गया। एक हो गया खुली श्रृंखला वाले यौगिक, और दूसरा हो गया बंद श्रृंखला वाले यौगिक। ये जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक है, इसी यौगिक को एल्केन के नाम से, सॉरी, ये जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक है, इस यौगिक को एलिफैटिक यौगिक के नाम से भी जानते हैं। और ये जो एलिफैटिक यौगिक होता है ये 2 प्रकार का होता है। खुली श्रृंखला वाले यौगिक 2 प्रकार का होता है बच्चों। एक होता है संतृप्त यौगिक और दूसरा होता है असंतृप्त यौगिक। संतृप्त होता है और असंतृप्त होता है। ये संतृप्त की अगर बात करें, असंतृप्त की बात करें तो ये 2 प्रकार का होगा। असंतृप्त कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। एक होगा एल्कीन और दूसरा होगा क्या? एल्काइन। तो अभी एल्कीन का मतलब बताया ना? नहीं बताया, अभी थोड़ा सा याद दिला देंगे, आ जाएगा। सहसंयोजक बंध बताया ना अभी, तो उसी में एल्काइन है ना, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध है, उसको एल्काइन कहेंगे, और जिसमें द्विबंध है उसे एल्कीन कहेंगे। इसका सामान्य सूत्र अभी लिखे हैं CnH2n, इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2। और ये जो संतृप्त होता है वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में केवल एकल बंध होता है। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य में केवल एकल बंध उपस्थित होता है, ऐसे यौगिकों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2।
और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बच्चों एल्केन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एल्केन के नाम से जानते हैं। तो एल्केन समझ में आ गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया, खुली श्रृंखला वाले यौगिक समझ में आया? नहीं आया का? फिर से सुन लीजिए। खुली श्रृंखला वाले यौगिक वे सभी यौगिक होते हैं जिनका पहला और अंतिम कार्बन स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है मतलब एक दूसरे से जुड़ा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 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 CH3, देखिए ये ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसका ये पहला कार्बन और 1 2 3 4 5 पांचवा कार्बन, पहला कार्बन और पांचवा कार्बन एक दूसरे से जुड़े नहीं है। तो जब जुड़े नहीं है इसका मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक को, ऐसे हाइड्रोकार्बन को खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। क्या कहेंगे? खुली श्रृंखला वाले यौगिक जिसका पहला कार्बन और अंतिम कार्बन स्वतंत्र होता है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को, ऐसे हाइड्रोकार्बन को खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। अगर यही पांचों कार्बन की बात की जाए, अगर पांचों कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं, मान लीजिए ऐसे जुड़े हुए हैं, इसको अगर अणु सूत्र के रूप में लिखा जाए तो ऐसे हो जाएगा कि CH2, ये भी हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, ये भी हो जाएगा CH2 और ये एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। मतलब इसके अंतर्गत देख रहे हो ना कि इसके अंतर्गत पहला कार्बन, अगर इसको पहला माना जाए इसको अंतिम माना जाए, या इसको पहला माना जाए इसको अंतिम माना जाए, तो आप देखेंगे कि पहला कार्बन और अंतिम कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जुड़ा है ना। तो ऐसे यौगिकों को बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। ये बंद श्रृंखला वाले यौगिक समझ में आ गया ना। तो अगले वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को बंद श्रृंखला वाले यौगिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।